बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, वो है ईंटें, मनके और अस्थियां। यह जो पार्ट है इसके अंतर्गत हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, उसका अध्ययन हमें करना है। आइए इस पाठ को जानने से पहले हम इतिहास की पृष्ठभूमि में चलते हैं और एक आपको संक्षिप्त परिचय देते हैं। तो इतिहास कहते किसे हैं? सबसे पहले अगर परिभाषा की बात आए तो एक सामान्य परिभाषा के रूप में यह कहा जा सकता है कि बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम कई भाग में बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अगर किताबों की या विषय वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो इसे हम प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में और विश्व के इतिहास, इन 4 भागों में यहाँ हम बांट सकते हैं। एंशिएंट पीरियड, मेडुअल पीरियड, मॉडर्न पीरियड और वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से। फिर बाद में अध्ययन की दृष्टि से उसको और भी पार्ट में विभाजित किया गया। जैसे अगर हम मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसको दिल्ली सल्तनत में और फिर मुगल पीरियड में बात किया गया। इसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। मुगल काल में अगर हम चलते हैं तो हम बाबर से लेकर और बाद में औरंगजेब तक उसके आगे की पढ़ाई हम मुगल काल में करते हैं। अब अगर हम प्राचीन भारत की बात करें या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जिसके अंतर्गत ये हमारा पहला पाठ आता है, वो हमारा प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। और प्राचीन भारत को जानने के लिए या एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमें पुनः 3 भाग में उसको विभाजित करने की आवश्यकता है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं, और एंशिएंट ये ऐतिहासिक काल जिसको कि हम हिस्टोरिकल पीरियड पे कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसको विभाजन के पीछे इसका आधार क्या है और इसका कालक्रम क्या है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है या इस कालखंड में उसका अध्ययन किया जाता है जैसे कि पाषाण युग का, जिसमें हमें अध्ययन के लिए पुरातत्व पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्व से जो हमको सामग्री मिलती है उसी पुरातत्व के मिले हुई सामग्री के आधार पर ही हम इस कालखंड का अध्ययन कर पाते हैं, जिसका अगर समय का निर्धारण अगर हम करना चाहें तो यह अज्ञात काल से लेकर और 2500 ईसा पूर्व तक जो अध्ययन है वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। इसमें आदि मानव और पाषाण युग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा जो काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य आता है, जिसे कि हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी कहते हैं। इस काल के अंतर्गत विशेषता यह थी कि इस काल में हमें यहाँ से लिपि और लिखावट तो प्राप्त हुई है खुदाई से, लेकिन आज तक उन्हें हम पढ़ सकने का दावा नहीं कर सके हैं। वो जो लिपि लिखी गई है उसकी भाषा को आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं और इसीलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसी काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और पूर्व वैदिक काल भी आता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय खुदाई से हमें तमाम तरीके की लिपियां मिली हैं और उन लिपियों का इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से पढ़ने का, उसका अध्ययन करने की पूरी कोशिश की, परंतु आज तक उन्हें यह सफलता नहीं मिल सकी है। और यह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हमें हड़प्पा सभ्यता और पूर्व वैदिक काल की सभ्यता का अध्ययन करना है। तीसरा काल ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का काल है। यानी कि वैदिक काल के बाद से लेकर और जितना भी इतिहास बना उसका अध्ययन हम ऐतिहासिक काल में करेंगे। और इसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके की सामग्री है। और जबकि प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए हमें पूर्ण रूपेण पुरातत्व पर ही निर्भर होना पड़ता है। बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास के पिता के रूप में अगर फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, जिसे वो है हेरोडोटस। और जो अभी हमने पुरातत्व की बात की, तो पुरातत्व का जो जनक जिसे कहें तो उसे हम कनिंघम महोदय को कहते हैं। कनिंघम को हम पुरातत्व का जनक कहते हैं। और आइए अब जानते हैं कि ये पूरे इतिहास को जानने के पीछे हमारा स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कैसे हम हमारे बीते हुए काल को जानेंगे, उस किन किन चीजों पर आधारित हमारा अध्ययन होगा। तो पहला है ऐतिहासिक, अनैतिहासिक ग्रंथ इतिहास को जानने के स्रोत में। अनैतिहासिक ग्रंथ का मतलब है नॉन हिस्टोरिकल सोर्स या टेक्स्ट कह लीजिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है वेद। वेद आप जानते हैं 4 तरीके के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जबकि हमें सामवेद अगर पूछा जाता है बार बार कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है सामवेद है, जिसे कि गायन के माध्यम से उस वेद में ऋचाएं लिखी गई हैं। तीसरा है अरण्यक ब्राह्मण। ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण भी, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा अरण्यक है। अरण्यक वो ग्रंथ हैं जो जंगलों में रहकर लिखा गया है।
वह अरण्यक जिसे कहते हैं। इन अरण्यक के माध्यम से भी हम अपने पूर्व के इतिहास को जानते हैं। चौथा है वेदांग। वेदांग 6 बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 तरीके के वेदांग हैं। यह हमारे इतिहास के अध्ययन में सहायक हैं। उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद है, एक छांदोग्य उपनिषद है और तीसरा पांडुक उपनिषद है। जो हमारे भारत ने सत्यमेव जयते जो शब्द लिया है, वह शब्द इसी मांडुक उपनिषद से ही लिया गया है, सत्यमेव जयते। यह विभिन्न कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते की लाइन ली गई है, तो वो मांडुक उपनिषद है। इसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में, जिसको कि हम हिस्टोरिकल ग्रंथ कहते हैं। हिस्टोरिकल ग्रंथ में सबसे पहले हमारे 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का नाम आता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण और वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत, यह सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथों में इसकी गिनती होती है। उसके बाद महाभाष्य जिसे पतंजलि ने लिखा, मालिका अग्निमित्र जिसे कालिदास ने लिखा, उसके अलावा कल्हड़ की रासरंगिणी है। ऐसे तमाम तरीके के हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य आ गया। बौद्ध साहित्य में दिव्यावदान है, ललित विस्तार है, मिलिंद पन्नो है, जिसमें कि आचार्य नागसेन और मिलिंद के बारे में जो बहस हुई है, जो शास्त्रार्थ हुआ है, उसका अध्ययन है। ये बौद्ध साहित्य से हमें बौद्धकालीन युग के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है और खास करके बौद्धकालीन समाज और मौर्य काल के बारे में, राजा अशोक के समय में क्या स्थिति थी, ये हमें बौद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। उसके बाद जैन साहित्य का उल्लेख आता है। जैन साहित्य में भी हमें जैन धर्म के समय में क्या क्या स्थिति थी, समाज में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियां क्या थी, भद्रबाहु का कल्पचरित, इन सब में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत का इतिहास, खास करके चोल, चेर, पांड्य जैसे जो राज्य होते थे, उन राज्यों की स्थिति क्या होती थी, वहां का स्थानीय सुशासन कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो सारी चीजें हमें संगम साहित्य में दक्षिण भारत के बारे में जानने को मिलती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ समय समय पर विदेशी यात्रियों ने भी यात्राएं की और यहाँ पर आकर उन्होंने अपने अनुभव को अपने लेखनी के माध्यम से समाज के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अगर हम आए तो विदेशी यात्रियों व लेखकों में सबसे पहले ग्रीक लेखक के रूप में, अगर ग्रीक लेखक की बात की जाए तो ग्रीक लेखक में हेरोडोटस आए, स्ट्रेबो आए, कर्टियस आए, प्लूटार्क और जस्टिन, ये जितने भी लोग आए, इन्होंने यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा के बारे में अपनी किताबों में लिखा, जिस किताबों को पढ़कर हम आज ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व के समय की स्थिति क्या रही होगी। उसके बाद चीनी यात्रियों में सबसे पहला नाम आता है फाहियान का, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आए और इन्होंने तत्कालीन स्थितियों को अपनी किताब में दर्शाया। उसके बाद हुएनसांग, जो हर्ष के शासनकाल में भारत में आए, उन्होंने हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में क्या स्थिति थी वो हुएनसांग ने बताया। इत्सिंग भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में की उन्होंने यात्रा की। तो ये विदेशी यात्री जो ग्रीक लेखक या चीनी यात्री हैं, इनके जो किताबें हैं या इनके जो लेख हैं, इनके माध्यम से हम उस समय की स्थिति को जान सकते हैं। तिब्बती यात्री में तारानाथ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने उस समय के धर्म के प्रचार से वो यहाँ पर आए, बौद्ध धर्म के, और उन्होंने जो यहाँ पर वो रहे भारत में, और भारत में रहने के बाद उन्होंने भारत की दशा को अपने किताब के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया। उसके बाद मुस्लिम लेखकों का नाम आता है। मुस्लिम लेखक में खास करके दिल्ली सल्तनत से लेकर और मुगल काल के बारे में उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी जानकारी दी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अलवरूनी का, जिन्होंने तहकीके हिंद नामक की किताब लिखी और उस समय हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में उन्होंने विस्तार से उसमें जानकारी दी, वहां की सारी व्यवस्था को उस पुस्तक में उन्होंने दर्शाया है। मिनहाजुस सिराज की एक पुस्तक है तबकाते नासरी, उसमें भी उन्होंने भी अपने इस पुस्तक में मध्यकालीन भारत के बारे में अपनी जानकारी दी है। इसी तरीके से अनेकों मुस्लिम लेखक आए। उसके बाद हम आते हैं पुरातत्व संबंधी सामग्री पे। यह पुरातत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, यह दोनों जो कालखंड है वो पूर्ण रूपेण से पुरातत्व पर ही निर्भर है। पुरातत्व के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय जो सामग्री हमको मिली है, खुदाई से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर ही हम
यह प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। पुरातत्व में सबसे पहले नाम आता है अभिलेख का। ये अभिलेख क्या है? अभिलेख हमें शिलाओं में, गुफाओं में, ताम्रपत्रों पर और पत्थरों पर उत्कीर्ण मिले हैं। इनकी भाषा संस्कृत और पाली भाषा अधिकतर देखने को मिलती है। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय के परिस्थितियां क्या थी। खास करके अगर सबसे पहला जो प्राचीन अभिलेख है वो अशोक का अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ लेख यहाँ मिला है प्रयाग में। उसके बाद हमें कनिष्क के बारे में, कनिष्क के समय का अभिलेख मिला है। उसके बाद गुप्तकालीन अभिलेख हमें मिले हैं और आगे चलकर दक्षिण भारत में एहोल अभिलेख मिला है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, जिसमें हमें पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का उल्लेख मिलता है। उसमें किस प्रकार उसने राजा हर्ष को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय ने किस प्रकार से दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सारा चीज, ये जो अभिलेख हमें मिले हैं, इससे हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है दूसरा, मुद्रे और मुद्रा अथवा सिक्के। अभिलेखों की ही तरह मुद्रा अथवा सिक्कों की भी विशेष महत्व है और इन मुद्रा अथवा सिक्कों से हमें राजाओं के वंशावलियों के बारे में, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में हमें खास करके देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मुद्रा की तो खास करके मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गुप्त काल के राजा हुआ करते थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्के जो हमें प्राप्त हैं उस पर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि उनका वीणा बजाने में वो निपुण तो थे ही और संगीत के प्रति उनका विशेष अनुराग था। इसी तरीके से समुद्रगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उस अश्वमेध यज्ञ को भी उन्होंने अपने सिक्के पर दर्शाया है, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में हमें कुछ रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इतिहासकार इस अनुमान पर पहुंचते हैं कि दक्षिण भारत के लोग रोमन देश के साथ भी अपना व्यापार किया करते थे। तीसरा है प्राचीन इमारतें, मंदिर इत्यादि। हमें पुरातत्व में, खुदाई में हमें प्राचीन इमारतें मिली हुई हैं और बहुत दशावतार मंदिर है, अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, वहां की चित्रकारी है और दशावतार मंदिर है। ये सारी चीजें हमें प्राचीन इमारतों में मिली हुई हैं और खास करके जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, वैदिक काल की, तो हमें इन प्राचीन इमारतों से यह जानने का अवसर मिलता है कि उस समय के, जैसे स्नानागार हमें हड़प्पा काल के मिले हैं, स्नानागार के आकार क्या था, वहाँ कैसे लोग नहाते थे, वहाँ के पानी की निकासी की व्यवस्था क्या थी, वहाँ का नगर नियोजन कैसा था, वहाँ उस समय लोग ईंटों का अगर प्रयोग करते थे तो वो ईंटे के आकार क्या हुआ करते थे, ईंटे कच्चे होते थे या पक्के होते थे, मकान एक मंजिला होते थे या दो मंजिला होती थी, नालियां किस प्रकार की होती थी, ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे ये प्राचीन इमारत और जो अन्य इमारतें वहां से हमको मिली हुई हैं उनसे हम ये जान पाते हैं। तो आपने आज यह जाना कि इतिहास को किस भाग में, कितने भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से, फिर हमने प्राचीन भारत को किस तरीके से बांटा और हमारा जानकारी का स्रोत इतिहास का वो क्या क्या है। इस प्रकार अब हम उसके इतिहास के पृष्ठभूमि से परिचित हो गए हैं। अब हम आने वाले वीडियो में आपका पहला पार्ट जो एनसीईआरटी का है कक्षा 12 का, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में विशेष, उसमें हम उसको अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।